हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन का जो टॉपिक है वह हाल ही में बीपीएससी के द्वारा आयोजित किए गए 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 यानी कि इंडियन पॉलिटी के प्रश्न को मैं डिस्कस करूंगा। हाल ही में बीपीएससी के द्वारा जो मुख्य परीक्षा आयोजित की गई है उसमें लॉन्ग प्रश्न के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी सेक्शन में एक प्रश्न यह भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। उसके मॉडल आंसर को एक फ्रेमिंग को मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंतर्गत। तो यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। आपको समझना है इस वीडियो के अंतर्गत कि बदलते ट्रेंड के अनुसार बीपीएससी किस प्रकार के प्रश्न को पूछ रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको किस प्रकार से बेहतर आंसर को लिखना है ताकि अच्छे नंबर को आप लोग प्राप्त कर सके। हालांकि इससे संबंधित प्रश्न को हमने 69th बीपीएससी का जो हमारा पेड आंसर राइटिंग बैच था उसमें भी इस पर हमने आंसर राइटिंग करवाया था। लेकिन आइए टॉपिक को हम लोग समझते हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न यहां पर है कि भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार यानी कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत भूमिका पर चर्चा करें। यानी कि वर्तमान समय में भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है उस संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच किस प्रकार से संस्थागत संबंध हैं। यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध को लेकर चर्चा करता है। वर्तमान संदर्भ में उनकी बदलती भूमिका पर चर्चा करें। यानी कि सबसे पहले आपको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के बीच के संस्थागत संबंध यानी कि संवैधानिक प्रावधानों का सबसे पहले आपको उल्लेख करना है, उसकी चर्चा करनी है। उसके बाद बताना है कि वर्तमान समय में उनकी बदलती हुई भूमिका क्या है। यानी कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच किस प्रकार से संबंध में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अगर बहुमत की सरकार हो, वर्तमान संदर्भ कहने का मतलब बहुमत वाली अगर सरकार सत्तारूढ़ हो तो उस संदर्भ में राष्ट्रपति के साथ किस प्रकार से संबंध होंगे, और अगर गठबंधन की सरकार हो तो उस समय राष्ट्रपति के साथ संबंध किस प्रकार से होंगे। ठीक है, यह वर्तमान संदर्भ में पूछा गया है। तो प्रश्न का 2 डायमेंशन है। आप लोग सबसे पहले उत्तर लिखने से पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करें कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। स्पेशली जो पहली बार आंसर राइटिंग ग्रुप पहली बार जो आंसर राइटिंग कर रहे हो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि प्रश्न को लिखना कैसे प्रारंभ करें। अभी हमने 17वीं का आंसर राइटिंग पेड बैच स्टार्ट किया, उनमें हमने 2-3 कॉपी को कई सारे कॉपी हमने चेक किया, 2-3 दिन हो चुके हैं। उनमें सबसे बड़ी समस्या आ रही कि आंसर राइटिंग किस प्रकार से प्रारंभ किया जाए। ठीक है, तो आंसर राइटिंग प्रारंभ करने से पहले सबसे बड़ी चुनौती होगी कि प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न को पढ़ने के बाद एक फ्रेमिंग तैयार करिए, फ्रेमवर्क तैयार करिए जिस अकॉर्डिंग से प्रश्न पूछा गया हो। ठीक है, ताकि आप क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में एक समरी वहां पर बन सके। ठीक है, तो प्रश्न बिल्कुल क्लियर यहां पर पूछा गया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच का संवैधानिक प्रावधान और वर्तमान संदर्भ में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के किस प्रकार से भूमिका में बदलाव देखने को मिल रही है। तो आइए इसका डिस्कशन हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। यह 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत ऐसे चीजों को आपको लिखना होगा जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों शामिल हो सकें। और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों किसमें आएंगे? कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा। जो केंद्रीय कार्यपालिका है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, न्यायवादी ये सब शामिल होते हैं, मंत्रिपरिषद ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने स्टार्ट किया संवैधानिक प्रावधानों के साथ। हमने बताया है कि इंडियन पॉलिटी का आंसर आप लोग प्रायः संवैधानिक प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, विधि आयोग, नीति आयोग की रिपोर्ट आदि से कर सकते हैं। कोई कमीशन गठित हो तो उसकी रिपोर्ट से कर सकते हैं। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है और संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य शामिल होते हैं। यहां पर प्रश्न के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के इंट्रोडक्शन में हमने शामिल कर लिया। तो यह इंट्रोडक्शन पर्याप्त है। भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है और संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी, अन्य आते हैं। हमने 2 को यहां पर नोटिस कराया क्योंकि प्रश्न में इन्हीं दोनों की चर्चा की गई है। ठीक है, यहां पर इंट्रोडक्शन उम्मीद है कि पूरी तरीके से क्लियरली स्पष्ट हो चुका है।
अब देखिए, यह चूंकि आंसर फ्रेमिंग हमने यहाँ पर डिस्कस किया, तो आप सभी जानते हैं कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, और संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन का जो वास्तविक प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है, और नाम मात्र संवैधानिक प्रमुख जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों की अलग अपनी अपनी भूमिका है। राष्ट्रपति जहां पर संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभाएगा, यानी कि राष्ट्रपति संविधान का प्रमुख होता है, ठीक है। राज्य के अंतर्गत, देश के अंतर्गत जो कुछ भी कार्य किए जाएंगे वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वह हमारा देश का सर्वोच्च पद है, वह हमारे संविधान का प्रमुख है, ठीक है। लेकिन यह नाम मात्र का प्रमुख होता है संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत, क्योंकि यह डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्टेड नहीं होता है। इसीलिए राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख के रूप में नाम मात्र की भूमिका का निर्वहन करते हैं, और वास्तव में जो डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वह प्रधानमंत्री के पास होती है, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद है वह सारे डिसीजन लेती है। तो वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री और संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। अब प्रश्न के पहले सेक्शन के अनुसार, प्रश्न का पहला सेक्शन क्या है? प्रश्न का पहला सेक्शन है कि प्रेसिडेंट एवं प्राइम मिनिस्टर के बीच संस्थागत संबंध किस प्रकार से हैं। यानी कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं जो दोनों के बीच के संबंधों को डिफाइन करता है, क्लेरिफाई करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 53 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से कहा गया है, आर्टिकल 53 में, कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख तो होता है, कार्यपालिका का भी प्रमुख, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यानी कि राष्ट्रपति जो है वह संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है, और राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारियों या स्वयं के माध्यम से अपने कार्यों को संपादित करेगा। और किसकी सलाह पर सारे कार्यों को संपादित करता? आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास कई सारी शक्तियां होती है, उन सभी शक्तियों का प्रयोग वह प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल या की सिफारिश पर करता है, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर वो सारे डिसीजन करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 53 बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी मैं यहां पर आर्टिकल डिस्कस करूं बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच के संबंधों को डिफाइन करता है। आर्टिकल 74 में आइए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। देखिए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध को कितने अच्छे तरीके से और कितनी क्लियरली, कितना स्पष्ट रूप से संविधान में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहायता से, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से काम करेगा, और प्रधानमंत्री जो है वह मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा, ठीक है। इस अनुच्छेद से इतना स्पष्ट हो गया कि यहां पर राष्ट्रपति जो है वह स्पष्ट रूप से स्वयं निर्णय नहीं ले सकता, बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह से निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान आर्टिकल 74 में किया गया है। अब आइए आर्टिकल 75, इसमें कहा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। देखिए, एक एक आर्टिकल, उन सभी आर्टिकल का यहां पर वर्णन किया गया है जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध स्पष्ट होते हैं, और इन सभी आर्टिकल को आप लोग पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। यहां पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। एक तरफ कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और दूसरी तरफ कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। देखिए, दोनों के बीच किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित किया गया है, और यही भारतीय संसदीय व्यवस्था की खूबसूरती है। आर्टिकल 77,
भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। अभी हमने ऊपर बताया था कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख माननीय राष्ट्रपति हैं। और आर्टिकल 77 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत सरकार के अंतर्गत जो कुछ भी कार्यपालिका काम करेगी वह राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति अपने कार्य किससे करेगा? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। यानी एक तरफ कहा गया है कि संविधान का प्रमुख प्रमुख राष्ट्रपति है, भारत सरकार जो कुछ भी कार्य करेगी वह राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। दूसरी तरफ कहा गया है कि राष्ट्रपति अपना निर्णय खुद नहीं ले सकता बल्कि अपने अधीनस्थ इकाइयों के माध्यम से करेगा। और एक और आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये सारे आर्टिकल अगर आप वहां पर एग्जामिनेशन में लिख देंगे इस प्रश्न के अकॉर्डिंग तो आपको काफी अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल 28, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। यानी कि आर्टिकल 28 में कहा गया है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध को स्पष्ट करते हुए, आपने कई बार न्यूज में देखा होगा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री वर्तमान संदर्भ में देखें तो नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने गई। कई बार आपने सुना होगा, न्यूज में देखा होगा। तो आखिर क्यों वो मिलने जाते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से? उसका हमारे आर्टिकल 78 संविधान में उसका प्रावधान है। संविधान में प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को जानकारी दे। अगर कोई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा चल रही हो, विचार विमर्श चल रहा हो या सरकार कोई महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लेने वाली हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वे राष्ट्रपति को निर्णय से अवगत कराएं। ठीक है, तो यहां पर आर्टिकल 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध को भी स्पष्ट किया गया है। अभी हमने 5 आर्टिकल के माध्यम से समझा कि भारतीय संविधान किस प्रकार से संघीय व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है और प्रश्न का पहला सेक्शन यहां पर स्पष्ट होता है। वहीं इसका एक और खंड है। अब एक और माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध किस प्रकार से हैं, संस्थागत संबंध किस प्रकार से है। इसके लिए आपको राष्ट्रपति की शक्ति, कार्य और कर्तव्य उसे समझना होगा। अगर आप राष्ट्रपति के कार्य, अधिकार और शक्तियों का आपने अध्ययन किया होगा तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। भले ही देखा जाए तो एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति को कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति, सैन्य शक्ति व अन्य शक्तियां प्रदान की गई है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, कई प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई है राष्ट्रपति को। लेकिन ये शक्तियां प्रदान की गई है लेकिन वे राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग वे स्वच्छंद रूप से नहीं कर सकते। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ये सारे कर्तव्य फुलफिल करेंगे। जैसे कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति में किसका वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री की सलाह मानने को बाध्य हैं। ठीक है, तो यह हो गया। इसके अलावा अन्य कई सारे अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत। उन सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। दूसरा, विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के अंतर्गत संसद का सत्रावसान, विघटन, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, कई सारी शक्तियों का वर्णन उल्लेखित है। लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग भी वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार, मंत्रिमंडल की सिफारिश के अनुसार करेगा। ठीक है। वित्तीय शक्ति, कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं यह निर्णय भले लोकसभा अध्यक्ष करता है लेकिन धन विधेयक को सदन में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति होना आवश्यक है। ठीक है। और राष्ट्रपति कैसे स्वीकृति प्रदान करेगा? मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। बजट की स्वीकृति, बजट को सदन के पटल पर पेश कराना, ये सारे राष्ट्रपति का वित्तीय शक्तियां हैं। अगला है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां के अंतर्गत विभिन्न न्यायाधीशों की नियुक्ति, क्षमादान की शक्तियां आर्टिकल 72 आर्टिकल 72 के तहत, आर्टिकल 72 के तहत समाधान की शक्तियां हैं। तो ये सारी शक्तियों का प्रयोग न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत किया जाता है। आपातकालीन शक्तियां 352, 356 और 360। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजेगा और राष्ट्रपति जो है वह मंत्रिमंडल की सिफारिश पर इसे लागू करेगा। ठीक है। तो ये कई सारी जो शक्तियां हैं वह सारी शक्तियों का प्रयोग जो राष्ट्रपति है वह मंत्रिमंडल की सिफारिश के अंतर्गत करती है और यही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध यहां पर स्पष्ट किए गए हैं हमारे संविधान के अंतर्गत। ठीक है। कुल मिलाकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच रेसिप्रोकल का दोनों के बीच संबंध
संबंध है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, ठीक है, दोनों के संबंध एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। यहां पर इस डायग्राम से हमने यही समझाने का प्रयास किया है। तो प्रश्न का फर्स्ट सेक्शन जो है यहां पर फिनिश होता है। अब आइए प्रश्न का दूसरा सेक्शन, बदलती हुई भूमिका। देखिए, अगर आप लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बदलती हुई भूमिका को समझना चाहते हैं तो मैं यहां वर्तमान संदर्भ में यहां पर मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, ठीक है। दो संदर्भ हो सकते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। प्रश्न का दूसरा सेक्शन चल रहा है, आप लोग गौर से सुनेंगे, ठीक है। दो राजनीतिक स्थिति किसी भी देश के अंतर्गत, हमारे देश के अंतर्गत हो सकता है। पहली स्थिति हो सकती है जब देश में गठबंधन की सरकार हो, देश में गठबंधन की सरकार हो, यानी कि फुल मेजोरिटी की सरकार नहीं हो, कई सारे दल मिलकर सरकार का गठन करते हों, जैसे एनडीए 1, यूपीए 1, यूपीए 2, ठीक है, ये सारे। दूसरा, बहुमत दल की सरकार, जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो, जैसे वर्तमान समय में बीजेपी के नेतृत्व में अगर देखा जाए तो बीजेपी को फुल मेजोरिटी प्राप्त हो चुकी है, तो बहुमत दल की सरकार। ये दो राजनीतिक परिस्थितियां देश में उभर सकती हैं और इन दोनों परिस्थितियों के अंतर्गत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कर्तव्य अलग अलग होंगे। संवैधानिक कर्तव्य तो एक होंगे, लेकिन इनकी जो भूमिका होगी, दोनों की किस प्रकार से भूमिका होगी, कंट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगी, संवैधानिक के अलावा व्यवहारिक रूप में, तो दोनों डिपेंड करती है कि देश की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की हो। अगर गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की अगर सरकार है तो राष्ट्रपति की भूमिका यहां पर सशक्त हो जाती है, राष्ट्रपति की भूमिका काफी मजबूत हो जाती है और एक संविधान के प्रहरी के रूप में राष्ट्रपति अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। क्यों? क्योंकि देश में गठबंधन की सरकार होती है तो किसी भी समय सरकार को गिरने का खतरा होता है और गठबंधन की सरकार जो है कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाती है, क्योंकि उसे अपने मित्र दलों के नाखुश होने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। तो राष्ट्रपति यहां पर काफी सशक्त रूप से संवैधानिक प्रहरी की भूमिका का निर्वहन करता है, ठीक है। इसके अलावा अब चूंकि वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो वर्तमान समय में बहुमत दल की सरकार है। आप स्पष्ट लिखेंगे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच बदलती हुई भूमिका के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में भारत में बहुमत दल की सरकार सत्तारूढ़ है और बहुमत दल की सरकार होने के अंतर्गत सरकार कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है जो देश हित में हो, अपनी जनता के हित में, देश हित में ध्यान में रखकर सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के साथ यहां पर राष्ट्रपति का संबंध जो होगा, कर्तव्य जो होगा वह सिर्फ नाम मात्र का हो पाएगा। यहां पर राष्ट्रपति गठबंधन की सरकार में सशक्त भूमिका निभाएगा, लेकिन अगर बहुमत दल की सरकार हो तो राष्ट्रपति नाम मात्र की भूमिका का निर्वहन करता है। दूसरी बात, बहुत हद तक राष्ट्रपति की भूमिका कैसी होगी या बहुत हद तक डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति की पर्सनालिटी किस प्रकार से है, ठीक है। आपने देखा होगा किसी बहुमत दल, यही बीजेपी की सरकार के समय कुछ दिन पहले प्रणब मुखर्जी भी राष्ट्रपति हो चुके रहे हैं, ठीक है। प्रणब मुखर्जी ने कई सारे ऐसे कठोर निर्णय लिए हैं, ठीक है, जो कि अभी एक राष्ट्रपति की सशक्त भूमिका को उजागर करता है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे वर्तमान समय में देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू का आप उदाहरण ले सकते हैं, या फिर इनके पहले जो राष्ट्रपति हुए उनको भी आप एग्जाम्पल के रूप में दिखा सकते हैं। बहुमत दल की सरकार के अनुसार राष्ट्रपति की भूमिका किस प्रकार की होगी, बहुत हद तक राष्ट्रपति की व्यक्तित्व पर निर्भर करता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच के जो व्यक्तिगत संबंध है उस पर भी निर्भर करता है। अगर राष्ट्रपति काफी सशक्त और अच्छे जानकार व्यक्ति हो तो प्रणब मुखर्जी की तरह अगर कोई व्यक्ति हो तो राष्ट्रपति महत्वपूर्ण निर्णय लेने से भी नहीं हिचकेगी। और अगर वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो राष्ट्रपति की भूमिका कम नजर आती है, ठीक है, प्रणब मुखर्जी की तुलना में। तो इन सभी उदाहरण के साथ आपको बदलती भूमिका वहां पर लिखना होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न का दोनों सेक्शन समाप्त हुआ। दोनों काफी बेहतर तरीके से प्रश्न को पूछा गया था और आप लोग अच्छे तरीके से इसकी फ्रेमिंग तैयार कर लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले समय में शॉर्ट नोट्स में इस तरह के कुछ और फिर पूछे जाएं, ठीक है। बदलती हुई ट्रेंड के अनुसार नए जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी पे आपको आंसर राइटिंग करना चाहिए। अभी हमने पॉलिटी मंथली टारगेट के अंतर्गत दिया है, तो पॉलिटी में अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया होगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, तो इसे आप लोग जरूर आंसर राइटिंग करके प्रैक्टिस करें। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों महत्वपूर्ण पद हैं। राष्ट्रपति जहां संवैधानिक प्रमुख की भूमिका का निर्वहन करता है, वहीं प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख की। बदलती राजनीतिक परिस्थिति में भी दोनों को अपने कर्तव्यों को व्यवस्थित रूप से निभाना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित हो सके। राष्ट्रपति को चाहिए
कि भले बहुमत दल की सरकार है लेकिन वे अपने सभी कर्तव्यों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सके, ताकि आने वाले समय में एक छाप दिखे और एक संविधान के प्रहरी के रूप में राष्ट्रपति अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच अगर बेहतर संबंध होते हैं तो हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अच्छे तरीके से फलेगी फूलेगी और विश्व के सामने एक उदाहरण पेश किया जाएगा। ठीक है, तो यह बहुत हद तक राजनीतिक परिस्थिति पर निर्भर करती है। गठबंधन दल की सरकार हो या बहुमत दल की सरकार हो, राष्ट्रपति की किस प्रकार की पर्सनालिटी है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत संबंध किस प्रकार से हैं, इन सभी मुद्दों के इर्द गिर्द वर्तमान संदर्भ में दोनों की भूमिका निर्भर करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस मॉडल आंसर का डिस्कशन यहीं पे समाप्त हुआ है। 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का मॉडल आंसर मैं धीरे धीरे करके या फिर फ्रेमिंग तैयार करके मैं यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर दूंगा। आगामी आने वाले बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचिए 69वीं में पूछ लिया तो 70वीं में नहीं पूछेगा। हो सकता है इसी प्रश्न को अलग डायमेंशन में करके आपसे प्रश्न को पूछ लिया जाए। तो अगर अभी आप लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपको भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।